Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय दर्शन दवे। तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के का लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर में जो एमसीक्यूज है ये एमसीक्यू लेवल 2 वाले हैं। लास्ट टाइम हमने लेवल 1 वाले किए थे, अब लेवल 2 वाले एमसीक्यूज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It is suddenly explode into three pieces. The pieces of mass m move perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion is dash. तो आपको दिया है 4m मास, तो ये जो है ये मास है 4m, राइट। इट इज एट रेस्ट इन xy प्लेन। तो ये दोस्तों x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये xy प्लेन। Now it is suddenly explode into three pieces. The pieces of mass m moves perpendicular to each other with equal speed। यानी एक सपोज मास गया ऐसे m और दूसरा मास गया ऐसे m, इसकी भी स्पीड v है और इसकी भी जो स्पीड है वो कितनी है v। ओके, द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। तो एक मास ऐसे गया x डायरेक्शन में, एक मास y डायरेक्शन में गया, तो तीसरा मास जो है वो ऐसे जाएगा। ये मास कितना होगा? तो देखो टोटल 4m है ना, m और m, m x में गया, m y में गया, तो बाकी बचा 2m, तो 2m ये लाइन पे चला जाएगा, राइट। अब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये जो फर्स्ट मास है उसका मोमेंटम मैं लेता हूँ p1, सेकेंड मास है उसका मोमेंटम लूंगा मैं p2, राइट। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा p1 प्लस p2। चलो, तो p1 प्लस p2 उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो p1 प्लस p2 उसका मैग्नीट्यूड, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका होगा mv, इसका भी होगा mv, तो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब कि इसका जो आंसर आया वो 2m स्क्वायर वी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट ऑफ 2mv, राइट। अब ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास 2m है उसका मोमेंटम होगा p3। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये p1 प्लस p2 और p3 सेम होंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो p1 और p2 होगा वो एग्जैक्टली p3 जितना होगा। बेटा p1 प्लस p2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 2mv। और p3, तो p3 उसका जो मास है, जो थर्ड पोर्शन है, तो थर्ड पोर्शन का जो मास है वो 2m है और उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी मैं लेता हूँ सपोज v डैश। तो 2m इंटू वी डैश, mm गेट्स कैंसल्ड, सो v डैश का आंसर होगा √2v बाई 2, मतलब v बाई √2, राइट। अब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब तीनों ऑब्जेक्ट की हाफ mv स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हाफ mv स्क्वायर और थर्ड पार्ट हाफ 2m
मास है थर्ड पार्ट का 2m और वेलोसिटी v/√2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी है v/√2 का होल स्क्वायर, तो यानी ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम वी स्क्वायर प्लस ये 2 गेट्स कैंसल्ड, तो ये होगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 एलसीएम दोस्तों लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 एम वी स्क्वायर। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी। हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 परपेंडिकुलर मास, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा मास वाई डायरेक्शन में, और तीसरा जो 2m है वो ये डायरेक्शन में। अब ये दोनों का मोमेंटम हमने ऐड किया तो हमको P1 प्लस P2 की वैल्यू मिली। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन P1 प्लस P2 इज सेम एज P3। सो और P1 प्लस P2 √2mv और P3 का आंसर, P3 का मास है 2m, उसकी वेलोसिटी लेट अस टेक v डैश, तो v डैश का आंसर होगा √2v डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि v/√2। तो अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फर्स्ट पार्ट की हाफ एम वी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट की हाफ एम वी स्क्वायर और थर्ड पार्ट की हाफ, मास है 2m, वेलोसिटी है v/√2 द होल स्क्वायर। सो एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2 यानी ये होगा 3/2 एम वी स्क्वायर, राइट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड इज u इक्वल टू a/r² minus b/r, where a and b are positive constants and r is the distance of particle from center of the field. For stable equilibrium, the distance of particle is dash. तो आपको यहाँ पे वर्ड दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपको दिया है u इज इक्वल टू a/r² माइनस b/r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। a r⁻² प्लस b r⁻1। now what is the relation between force and potential energy? तो relation between force and potential energy वो होगा F इक्वल टू माइनस du/dr। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ये फोर्स होगा 0, मतलब कि du/dr क्या होगा 0। तो चलो डेरिवेटिव लेते हैं, du/dr इक्वल टू 0 यानी d/dr व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू a r⁻² प्लस b r⁻1, a इंटू r⁻² प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है दोस्तों, माइनस b r⁻1 इज इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो a -2 r⁻³ और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? b कांस्टेंट है तो -1 r⁻² इक्वल टू 0। तो ये होगा -2a/r³ और ये होगा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस b/r² इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b/r² इक्वल टू 2a/r³। ये राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इक्वल टू की राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये है 2a/r³। तो यहाँ पे r² कैंसल्ड, देयरफॉर r को अगर हम सब्जेक्ट बना दे तो आंसर होगा 2a/b। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 2a/b, यानी r आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे u का आंसर है u आपको दिया है a/r² माइनस b/r।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर एस टू -2 माइनस बी आर एस टू -1। अब आपको इक्विलिब्रियम बोला है, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग फोर्स होगा जीरो। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो, सो डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो। अब u का हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो डेरिवेटिव ए आर एस टू -2 माइनस बी आर एस टू -1, तो ए आर एस टू -2 का डेरिवेटिव -2r³ माइनस बी -1 आर एस टू -2 इक्वल टू जीरो। सो -2a/r³ प्लस माइनस माइनस प्लस b अपॉन r²। ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, r² कैंसल्ड, सो r इक्वल टू 2a अपॉन b। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। द पोटेंशियल एनर्जी of the system increases if work done by the system against the conservative force, by the system against the non-conservative force, upon the system by conservative force, upon the system by non-conservative force. Okay, so here potential energy increases. और आपको वर्क पूछा है, तो रिलेशन बिटवीन वर्क एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू का आंसर होगा माइनस डेल्टा यू। डब्ल्यू का आंसर क्या होगा? माइनस डेल्टा यू। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो डेल्टा यू का आंसर होता है U2 माइनस U1, यानी U2 ग्रेटर देन U1 होगा। मतलब कि डेल्टा यू होगा वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये डेल्टा यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो मतलब कि ये जो वर्क होगा, वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। तो वर्क अगर नेगेटिव होगा तो इसका आंसर आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। वाई? बिकॉज वर्क इज नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द सिस्टम against conservative force। ये ऑप्शन क्यों पॉसिबल है बेटा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा वन, यू डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1 इंक्रीज हो रही है, तो U2 ग्रेटर देन U1, यानी डेल्टा यू का आंसर जो होगा वो आएगा, यानी U2 माइनस U1 ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, सो वर्क यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो वर्क होगा नेगेटिव। सो वर्क नेगेटिव आता है, तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। इफ अ फोर्स एफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन varies with the distance d as shown in figure, the work done on the particle during its displacement of 12 meter। यानी here graph of force versus displacement is given, आपको फाइंड करना है वर्क डन। तो क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ F versus D gives us work। ठीक है, तो F वर्सेस D के ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपको वर्क देगा। तो वर्क इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया मैं A1 बोल दूँ, और ये A2, यानी एरिया ऑफ द ग्राफ। तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या आएगा? एरिया ऑफ ग्राफ आएगा A1 प्लस A2। रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। तो L क्या है? 2, और B क्या है? 7 माइनस 3। ये होगा B, ये होगा पूरा L। ठीक है,
अब A2, तो A2 खुद ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्राइंगल हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो हाफ बेस होगा इतना 12 माइनस 7 एंड ये होगा अल्टीट्यूड, तो वो होगा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 प्लस 2, 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 इंटू 2 मतलब 8 प्लस 12 माइनस 7 मतलब 5, यानी आंसर आएगा 13 जूल। 13 जूल तो आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, तो अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और एरिया फाइंड करना है तो आपको, सॉरी वर्क फाइंड करना है तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द engine pumps water through a hose pipe. Water passes through a pipe and leaves with the velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in a pipe is 100 kilogram per meter. What is the power? What is the power of the engine? तो आपको पावर फाइंड करना है। देखो आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको पहले दिया है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर यानी आपको dm बाय dl दिया है, वो है 100 किलोग्राम पर मीटर। आपको फाइंड करना है पावर। ठीक है, तो पावर आप कैसे फाइंड करोगे, तो पावर वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू, देखो यानी यहाँ पे एक पाइप होगा, ठीक है, यहाँ से the engine pumps the water through a hose pipe, passes through the pipe, leaves the velocity, ओके ओके। तो यानी यहाँ से वाटर एंटर करेगा और यहाँ से वाटर एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी से एग्जिट करता है वो वेलोसिटी आपको कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड। dm बाय एल यानी यहाँ से जो वाटर बाहर आ रहा है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया है 100 kg पर मीटर। आपको पावर फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, dw बाई dt। अच्छा, W इक्वल टू, हम डेल्टा के की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर, ये होगा वर्क। हम वी ज़ीरो ज़ीरो ले लेते हैं तो वर्क का आंसर क्या होगा, यानी जो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, तो W का आंसर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो d बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ कांस्टेंट, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ से जो वाटर बाहर आ रहा है वो यहाँ से, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आपको दी है, वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी स्क्वायर भी कांस्टेंट, डी बाई डी टी एम, डी एम बाई डी टी। अब मैं ऐसा करता हूँ, हाफ वी स्क्वायर डी एल से डिवाइड करता हूँ और डी एल से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डी एल बाई डी टी यानी यहाँ से जो वेलोसिटी, जो कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा, तो वेलोसिटी मतलब डी एल बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो पावर P इज इक्वल टू क्या होगा, तो पावर P इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल इंटू, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी v इंटू वी स्क्वायर यानी वी क्यू इंटू हाफ। नाउ पुट द वैल्यू, डी एम बाई डी एल आपको दिया है 100, वेलोसिटी 2 क्यूब इंटू 1/2,
टू गेट्स कैंसल्ड, तो यानी यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो आंसर होगा पावर P इक्वल टू 400 वाट। तो आपका जो ऑप्शन आया वो ऑप्शन नंबर होगा ए। वंस अगेन, पावर मतलब टाइम रेट ऑफ वर्क, तो डी बाई डी टी, वर्क मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दे दी है 2, तो वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा और डी एम बाई डी टी, डी एल से मल्टीप्लाई करो, डी एल से डिवाइड करो। डी एल बाई डी टी को हम बोलेंगे वेलोसिटी, तो डी एम बाई डी एल इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी मतलब वी क्यूब इंटू हाफ, यानी डी एम बाई डी एल आपको दिया है 100, वेलोसिटी 2 का क्यूब इंटू हाफ, यानी फाइनली 4 इंटू 100, आंसर आएगा आपका 400 वॉट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एन engine pumps the water continuously through a hose. Water leaves the hose with velocity v. Mass m. Here m is the mass passing per unit length of water jet. What is the rate at which the kinetic energy imparted to the water? तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस MCQ हमने देखा था पावर P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, राइट, यानी डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसका जो आंसर हमें प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा वो क्या था, हाफ डी एम बाई डी एल इंटू वी क्यू, हाफ डी एम बाई डी एल इंटू वी क्यू, राइट। यानी यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ यानी डी एम बाई डी एल आपको दे दिया है m, देयरफॉर पावर का फॉर्मूला आएगा हाफ m इंटू वी क्यू। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg thrown upward with a velocity 20 meter per second. If momentarily it comes to rest after attaining height 18 meter, how much energy lost due to air friction? यानी यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी का जो मास है वो 1 kg है, इट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। फिर यहाँ पे यानी 18 मीटर हाइट पे इट कम्स टू रेस्ट, यानी यहाँ पे इट कम्स टू रेस्ट, तो हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो यहाँ से ये बॉडी को जब हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट। और जैसे ही ये सरफेस से ऊपर जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे आपको ऐसा पूछा है कि हाउ मच एनर्जी लॉस्ट, मतलब कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई होगी, बट कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। सो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब पहले कितनी है काइनेटिक, पहले कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी उसमें से अगर पोटेंशियल एनर्जी आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी का आंसर होता है mgh। हाफ mass is 1 kg and the velocity is 20 meter per second, तो 20 square minus mass is 1 kg, g equal to 10 and what is height, height equal to 18 meter, तो ये होगा 400 divided by 2
माइनस 180, तो फाइनली इसका आंसर आया 200 माइनस 180, मतलब कि 20 जूल। तो 20 जूल जितनी एनर्जी लॉस हुई। वंस अगेन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आप देते हो ये हाइट पे जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट यहाँ पे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन कुछ एनर्जी लॉस होगी, मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलेगी। तो कितनी कम मिलेगी? तो काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी आप सबट्रैक्ट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, पुट द वैल्यू, यू गेट द आंसर। तो 20 जूल इज अवर राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एन एक्सप्लोजन blows a rock into three parts. Two parts go off at right angles to each other, and these two are 1 kg. First part moving with velocity 12 meter per second, and 2 kg. Second part moving with velocity 8 meter per second. Okay. If the third part flies off with velocity 4 meter per second, what should be its mass? तो यहाँ पे देखो, इट इज़ अ रॉक एंड रॉक एक्सप्लोड इनटू सपोज 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, एक ऐसे जा रहा है और एक पार्ट जो है वो ऐसे जा रहा है। इसका मोमेंटम अगर मैं लूँ तो इसका मास अगर मैं लूँगा तो मास है 1 kg, वेलोसिटी है 12, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी मास इज इक्वल टू 1 kg, वेलोसिटी है 12, तो ये होगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरा पार्ट है उसका मोमेंटम मैं लेता हूँ P2, M2V2, तो M2 कितना है? तो इसका मास है 2 kg, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 16 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों का अगर हम रिजल्टेंट ले लें तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 क्या आएगा? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 400, यानी इसका आंसर 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू, अच्छा थर्ड पार्ट जो है, नाउ मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट इज P3, मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट is P3। तो इनिशियली rock at rest, so initial momentum Pi, and finally it is explode into 3 parts। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 और फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम तो पहला आया 12, फर्स्ट पार्ट का है 12, सेकेंड पार्ट का है 16, सॉरी फाइनल मोमेंटम यानी P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू माइनस P3। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड P3 जितना होगा।
राइट। ओके, P1 प्लस P2 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। P1 प्लस P2 है 20, और P3 की बात करूँ तो थर्ड पार्ट का जो मास है वो m3 और उसकी वेलोसिटी v3। तो 20 m3, देखो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी आपको दी है, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 4, देयरफॉर m3 इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5 kg। आपका आंसर मिला 5 kg। ये कैसे आया बेटा कि हियर रॉक एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट, उसमें 2 पार्ट की इंफॉर्मेशन आपको दी है कि वेलोसिटी है एक की 1 kg, और सॉरी मास है 1 kg और वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का मास है 2 kg एंड वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2, ये दोनों का रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया, तो वो आपको मिला 20। अब जो थर्ड पार्ट है तो वो कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो हमको पता नहीं है, टोटल मास हमको पता नहीं, ये थर्ड पार्ट की वेलोसिटी आपको दी है और आपको मास फाइंड करना है। तो मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू P3। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल इज Pi, फाइनल इज Pf। चलो, इनिशियली द रॉक वॉज रेस्ट, फाइनली इट इज डिवाइड इंटू 3 पार्ट, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू माइनस P3। तो अब P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड यानी P3 का मैग्नीट्यूड, तो P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने आगे फाइंड कर लिया है 20, P3 का मैग्नीट्यूड है m3v3, तो m3v3 इक्वल टू 4, सो m3 इक्वल टू 20/4, इट इज इक्वल टू 5 kg, राइट। सो 5 kg, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, एक मिनट, यानी इसका जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन में हमने लिखने में थोड़ी गलती कर दी है। तो जो ऑप्शन है मैं आपको बता दूं, इसके ऑप्शन है A इक्वल टू 5 kg, B इज इक्वल टू 7 kg, C इज इक्वल टू 17 kg एंड D इक्वल टू 3 kg। तो ये हमारा राइट ऑप्शन, यानी ये सारे ऑप्शन है, ये गलत क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लिए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5 kg, राइट। चलो अब नेक्स्ट MCQ। A shell of mass is 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generation 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of the shell is dash। तो यहाँ पे एक गन है, तो गन में से हम शेल जो है वो फायर करते हैं, ये गन में से शेल फायर करते हैं हम, ठीक है, ओके, शेल फायर करते हैं, ओके। तो ये मास ऑफ शेल कितना दिया, तो मास ऑफ शेल आपको दिया है 200 ग्राम, मतलब कि 0.2 kg डिवाइडेड बाय 1000 करो तो किलोग्राम में हो जाएगा, तो इसको मैं बोल दूँ स्मॉल m। एंड मास ऑफ गन, मास ऑफ गन ये है 4 kg, तो लेट अस टेक इट इज कैपिटल M। जनरेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी जनरेशन, वो आपको दिया है 1.05 किलो जूल, मतलब 1050 जूल,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल। तो शेल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल, वेलोसिटी ऑफ द शेल आपको फाइंड करना है, शेल यानी स्मॉल वी आपको फाइंड करना है। और मैं ले लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल, और मैं लेता हूँ कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, यानी जैसे ही शेल फायर करेंगे तो यहाँ पे गन को थ्रस्ट लगेगा, तो ये जो थ्रस्ट की वेलोसिटी है गन की, कैपिटल वी, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो गन शेल पे फोर्स लगा रही है और शेल गन पे फोर्स लगा रहा है, तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा होगा कि भाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली बोथ वाज रेस्ट, फाइनली m इंटू वी momentum of shell minus m into capital V. It is a momentum of gun, because ये जो शेल होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका एम वी मैं प्लस लेता हूँ, और इसको थ्रस्ट बैकवर्ड लगेगा तो वो माइनस एम वी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एम वी का आंसर होगा एम वी, सो देयरफॉर वी का आंसर होगा m बाय कैपिटल M इंटू वी। देयरफॉर कैपिटल V इज इक्वल टू m, मतलब मास ऑफ शेल वो है 0.2 kg और ये है 40, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 40 यानी ये होगा v बाय 20, स्मॉल v बाय 20। नाउ एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे जब शेल फायर होता है तो शेल आगे जाता है और गन को बैकवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, यानी ये गन की, और हाफ स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर, ये शेल की वेलोसिटी, शेल की काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब ये जो एनर्जी जो दी है आपको 1050 जूल, अब हाफ कैपिटल एम, तो जो शेल का जो गन का मास है वो 4 kg है, उसकी वेलोसिटी यानी v स्क्वायर बाय 400। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि कैपिटल V का आंसर v बाई 20 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाय 400 प्लस हाफ शेल का मास है 0.2, ये होगा v स्क्वायर। ओके, तो ये 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर 1050 इज इक्वल टू, ये 2 और ये 200 होगा नीचे, तो v स्क्वायर बाई 200 प्लस 0.2 अपॉन 2 है तो इसको हम बोल सकते हैं v स्क्वायर बाई 10। देयरफॉर यहाँ पे अगर हम 200 LCM ले लें तो ये होगा v स्क्वायर, और ये यहाँ पे 10 है तो ऊपर आएगा 20 v स्क्वायर इक्वल टू 1050 जूल। सो ये होगा 21 v स्क्वायर इज इक्वल टू 1050 इंटू 200। देयरफॉर v स्क्वायर का आंसर होगा 1050 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आंसर आएगा 50। तो 50 इंटू 200 आंसर होगा 10,000, तो v का जो आंसर है वो होगा 100 मीटर पर सेकेंड।
is velocity of the shell, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 100। पूरा सम फिर से देखो बेटा कि शेल का जो मास है वो 200 ग्राम है, यानी 0.2 kg, और गन का मास है 4 kg, ये कैपिटल है। यहाँ पे एनर्जी कितनी जनरेट होती है, तो एनर्जी जनरेट होती है 1.05 किलो जूल, मतलब 1050 जूल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल हमने ले ली स्मॉल वी, और वेलोसिटी ऑफ द गन बैकवर्ड वेलोसिटी वो कैपिटल वी। According to law of conservation of momentum, initial momentum is same as final momentum. So initial momentum is 0, final momentum is mv minus mv, so mv equal to mv, so capital V equal to m by capital M into v। तो स्मॉल m मास ऑफ शेल आपको दिया है और मास ऑफ गन दिया है, तो ये रिलेशन कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v बाई 20। अब ये जो एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये गन की हुई, ये शेल की हुई। नाउ एनर्जी की वैल्यू रखो, कैपिटल V का आंसर V बाय 20, यानी V स्क्वायर बाय 400 प्लस हाफ 0.2 मास ऑफ द शेल V स्क्वायर। यहाँ पे 200 एलसीएम ले लिया हमने, 200 मल्टीप्लाई हुआ, 21 डिवाइड हुआ, फाइनली आपको आंसर मिला V का 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ 25th MCQ, water falls from height of 60 meter at the rate of 15 kilogram per second to operate a turbine. The losses due to friction force are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? यानी यहाँ पे हाइट पे से वाटरफॉल होता है और नीचे जो है ये टरबाइन है, ये टरबाइन चलती है, ठीक है। ये वाटरफॉल फॉल होने से टरबाइन रोटेट होती है। यहाँ पे ऐसा है कि द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आर 10%। कितना पावर जनरेट करेगा टरबाइन, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी मतलब ईटा उसको हम बोलते हैं, मतलब पावर जनरेटेड अपॉन इनपुट पावर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा आपको बोला है कि 10% एनर्जी का लॉस होता है, यानी यहाँ से जो हाइट में से जो वाटर नीचे गिरेगा, तो मतलब कि ये हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बट यहाँ पे ये प्रोसेस में 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100 में से 10% गया तो होगा 90%। तो पावर जनरेटेड इक्वल टू 90% इंटू इनपुट पावर। अब इनपुट पावर कहाँ से आएगा, तो हाइट पे से वाटरफॉल करेगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में से। तो पोटेंशियल एनर्जी, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, यानी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे 90/100 मतलब 0.9, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, और नीचे होगा टाइम, तो 0.9। आपको 15 kg मास ऑफ वाटर दिया है पर सेकंड, यानी अगर हम टाइम t 1 सेकंड ले ले तो मास लेना पड़ेगा 15 kg, तो टाइम मास लेना पड़ेगा 15, टाइम को हम ले लेते हैं 1 सेकंड, g है 10, और हाइट कितना है बेटा, तो यहाँ पे जो हाइट है वो 60 मीटर है। तो इसका अगर हम आंसर लाएंगे तो पावर जनरेटेड होगा 8100, मतलब कि 8.1 किलो वाट।
तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है पावर जनरेटेड अपॉन इनपुट पावर। ये आपको 90% मिली। क्यों 90% मिली? क्योंकि 10% लॉस हो जाता है, मतलब कि 90% ही बचता है। तो पावर जनरेटेड 90% इंटू इनपुट पावर। इनपुट पावर कहाँ से आया? हाइट पे से वाटरफॉल हुआ इसलिए। तो पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh अपॉन टाइम। पुट द वैल्यू ऑफ mgh। तो हमारा जो आंसर है वो 8.1 किलोवाट। नेक्स्ट एमसीक्यू। 300 joule of work done in the sliding of 2 kg block up an inclined plane of height 10 मीटर। तो यानी ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे जो हाइट आपको दी है वो 10 मीटर है और एक ब्लॉक है, उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है। टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो नेट वर्क होगा वो कितना होगा? देखो हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन। तो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है mgh और ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो वर्क आपको कितना दिया है 300 जूल, नेट वर्क आपको दिया है 300 जूल। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? तो 300 माइनस mgh, तो 300 मास आपको दिया है 2, g है 10 और हाइट है 10। तो 300 माइनस 200, इसका आंसर आपको मिलेगा 100 जूल। सो राइट ऑप्शन इज 100 जूल। सो नेट वर्क डन मतलब वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी mgh और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हमें फाइंड करना है। तो 300 माइनस mgh, पुट द वैल्यू ऑफ mgh, you get the answer of 100 joule. Next MCQ. A body of mass 3 kg under a constant force which causes a displacement in meter in it, given by the relation s equal to 1 by 3 t square। यानी displacement और time का relation आपको दिया है, where t is in second, work done by the force in 2 second। तो आपको फाइंड करना है दोस्तों वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पहले क्या दिया आपको? मास दिया है 3 kg है और एक रिलेशन आपको दिया है s इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर, राइट। चलो, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन मतलब dv बाई डी टी इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद है ना आपको? एफ वेलोसिटी का आंसर होता था dx बाई डी टी, और अगर दोनों साइड डेरिवेटिव लो dv बाई डी टी मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s में दिया है तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा। तो पहले तो डी एस बाई डी टी की बात करें तो 1 बाई 3 टी स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं।
डेरिवेटिव डी बाई डी टी। तो एक मिनट में यहाँ पे करता हूँ। एस इक्वल टू आपको दिया है 1/3t²। तो पहले हम लेते हैं डी एस बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी 1/3t²। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2t/3, राइट। ये s, ये डी एस बाई डी टी, ठीक है। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, तो d²s/dt²। तो d बाई डी टी अगेन d बाई डी टी 2t/3। तो इसका आंसर आएगा 2/3, dt/dt कैंसिल हो जाएगा। तो d²s/dt² का आपको आंसर मिल गया 2/3। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। तो w का आंसर m d²s/dt² इंटू s। तो मास आपको कितना दिया है? तो मास आपको दिया है 3 kg। d²s/dt² का जो आंसर आपको मिला वो d²s/dt² का 2/3 और s मतलब 1/3t², मतलब कि होगा 3 2 जा 6/9 इंटू t², राइट। तो यहाँ पे और 6/9 या तो ये कट हो जाएगा, 3 3 कट हो जाएगा, तो आंसर होगा 2/3t²। अच्छा, आपको 10 सेकेंड बोला है, t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपको वर्क फाइंड करना है। देखो आपको बोला है वर्क डन, सॉरी 10 सेकेंड ही 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आप रख दो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? 2/3 इंटू 2²। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 8/3 जूल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 8/3 जूल। देखो वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब dv/dt यानी d²s/dt², राइट। तो ये d²s/dt² कैसे ऑब्टेन करें? तो ds पहले तो s का डेरिवेटिव ले लो ds/dt, तो वो आएगा 2t/3। तो d²s/dt² यानी d/dt 2t/3, इसका डेरिवेटिव तो फाइनली 2/3 आएगा। तो अब वैल्यू यहाँ पे रखो m इंटू 2/3 इंटू s। तो m इसका आंसर 2/3 और s का आंसर है 1/3t², बिकॉज s इज गिवन 1/3t²। अब आपको बोला है वर्क डन इन 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू आप 2 रख दो। तो फाइनली 2/3 इंटू 2² यानी 8/3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force F acting on an object varies with distance x as shown in here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from x equal to 0 to x equal to 6 मीटर आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन मतलब एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ f वर्सेस x। तो यानी ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है, बिकॉज 0 to 6 मीटर बोला है, तो पूरा एरिया यानी ये होगा A1, ये होगा A2, तो A1 प्लस A2। चलो A1 क्या है? A1 यानी ये जो है ये पूरा रेक्टेंगल है, ये होगा पूरा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होगा एरिया? L इंटू बी 3 इंटू 3 प्लस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस मतलब 6 - 3, अल्टीट्यूड मतलब 3, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 - 3 मतलब 3 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9 प्लस 4.5, इसका आंसर होगा 13.5 जूल। तो फाइनली आंसर आपको मिलेगा 13.5। तो एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ f वर्सेस x गिव्स अस वर्क। तो एरिया मतलब A1 प्लस A2, फाइंड आउट द एरियाज
you can get the answer of 4. Next MCQ. A bomb of mass 30 kg, mass of bomb 30 kg एट रेस्ट, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है 0 है, मास ऑफ द बॉम्ब कैपिटल है, उसकी वेलोसिटी है 0, एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 18 kg एंड 12 kg. इफ द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको v1 है 6 मीटर पर सेकेंड, और वो जो वेलोसिटी 6 है वो किसकी है, तो 18 kg वाले की. ओके, वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास है 6 मीटर, और दूसरा जो मास है वो 12 kg है. ठीक है, तो आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइदर मास. तो जो सेकंड है उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, राइट. तो यहाँ पे बॉम्ब इज एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, राइट. चलो, तो ये जो बॉम्ब है एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इज सेम एज द फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन. इनिशियल मोमेंटम इज 0. तो एक m1v1 होगा और दूसरा होगा m2v2. तो m1v1 प्लस माइनस m2v2. माइनस क्यों, क्योंकि अगर ये बॉम्ब 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा. ठीक है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2. चलो, m1v1 इक्वल टू m2v2, तो आपको v2 मिल जाएगा यहाँ पे m1 बाई m2 इंटू v1. चलो, m1 बेटा कितना है, तो m1 इज इक्वल टू 18, m2 कितना है 12, और वेलोसिटी ऑफ v1 6. तो फाइनली इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो 9. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 kg, तो 12 kg की काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 kg इक्वल हाफ m2v2 स्क्वायर, मतलब कि हाफ मास m2 बेटा कितना है, m2 12 और v2 यानी 9 का स्क्वायर. तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 486 जूल. ये आपको मिलेगा 486 जूल, राइट. तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉम्ब, टोटल मास आपको दिया है 30 kg. ये पहले रेस्ट पे है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों पार्ट ऑपोजिट ही होंगे, यानी m1v1 माइनस m2v2. m1 जो पार्ट है उसकी वेलोसिटी आपको दी है, m2 पार्ट की वेलोसिटी नहीं दी है, बट इसकी आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Pi इक्वल टू Pf. सो Pi होगा 0, Pf मतलब m1v1 माइनस m2v2. तो m1v1 इक्वल टू m2v2, तो v2 का आंसर क्या होगा, m1 बाई m2 इंटू v1. m1 आपको दिया है 18, m2 आपको दिया है 12 और v1 आपको दिया है 6. तो v2 आपको मिल जाएगा, v2 मतलब 12 kg की वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 kg क्या आएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो हाफ m2 मतलब 12, v2 स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर. इसका आंसर 486 जूल, राइट. नेक्स्ट MCQ. A particle of mass m1 is moving with velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with velocity v2. Both of them have same momentum but their different kinetic energies E1 and E2 respectively. If m1 greater than m2 then चारों में से कौन सा ऑप्शन सही. देखो,
एक पार्टिकल का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1, और दूसरा पार्टिकल है उसका मास m2 है, वेलोसिटी है v2। दे हैव सेम मोमेंटम, यानी ये p1 इक्वल टू क्या है p2, बट काइनेटिक एनर्जी आर डिफरेंट, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है, वो दोनों डिफरेंट है। तो ये चार में से कौन सा रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर होता है p²/2m। तो p² का आंसर होता है p मतलब मोमेंटम 2m की, देयरफॉर p इज इक्वल टू √2m की। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी को इन्होंने E दिया है, एनर्जी इक्वल टू E, तो P का आंसर √2m। चलो, यानी P1 और P2 दोनों सेम है, मतलब कि √2m1E1 इज इक्वल टू √2m2E2। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो m1 to 2 गेट्स कैंसल्ड, तो m1E1 इक्वल टू m2E2, राइट। तो यहाँ पे E1/E2, यानी यहाँ पे अगर मैं E1 को सब्जेक्ट बना दूँ, E1 इक्वल टू m2/m1 इंटू E2, देयरफॉर E2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू E1। अब देखो, m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब m1/m2 ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 यानी कोई भी वैल्यू ले लो, और 1 से कोई भी वैल्यू ज़्यादा तो 2 ले लूँ, तो E2 का आंसर ट्वाइस ऑफ E1। अगर m1/m2 3 ले लूँ तो E2 का आंसर थ्राइस ऑफ E1, यानी E2 इक्वल टू आइदर 3 टाइम्स ऑफ E1, आइदर 2 टाइम्स ऑफ E1, यानी E2 मतलब m1/m2 टाइम्स ऑफ E1, यानी यहाँ पे ऑप्शन आएगा E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, देख लो यहाँ पे मोमेंटम दोनों के आपको सेम दिए हैं, तो √2m1E1 इक्वल टू √2m2E2 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो m1E1 इक्वल टू m2E2, मतलब कि E1 जो होगा वो क्या होगा m2/m1 इंटू E2। तो E2 को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो m1/m2 इंटू E1। अब m1 ग्रेटर देन m2 है, तो m1/m2 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 वाली कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, सपोज 2 लेते हैं ग्रेटर देन 1 वाली, तो E2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1, यानी E2 E1 से 2 टाइम्स है, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1। फाइनली आपका आंसर आएगा E2 ग्रेटर देन E1। तो आज के लेक्चर में हमने लेवल 2 वाले चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर के MCQs देखे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, एक और लेक्चर होगा MCQ का, वर्क एनर्जी पावर का, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नए वीडियो में। बाय बाय।